खुशामदीद नाजरीन, मैं फ़हद बावज़ीर BNN के लिए। एक कहावत है कि सियासत में ना कोई ज़िंदगी भर के लिए दोस्त रहता है, ना ज़िंदगी भर के लिए दुश्मन। आज हमारे साथ मौजूद है जनाब ख्वाजा बिलाल अहमद साहब, जो साबिक़ा कांग्रेस लीडर थे। अब दोबारा उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार कर ली। ख्वाजा बिलाल साहब, क्या वजह या ये हुआ कैसे? मैं आपके नाजरीन का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि हमेशा आपकी नाजरीन ने मेरी वीडियो पे बहुत सी मोहब्बतों से नवाजा। उसके लिए मैं बहुत ममनून मशकूर हूँ आपका और आपकी नाजरीन का। देखिए, दरअसल अभी आपने अपनी बात का आगाज़ जिस शेर से किया है कि सियासत में ना कोई, ये कहावत से किया है कि ना सियासत में कोई मुस्तकिल दोस्त होता ना मुस्तकिल दुश्मन होता। दरअसल यहाँ पर मसला सियासत का है ही नहीं। अगर मसला सियासत का होता तो ख्वाजा बिलाल अहमद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नॉमिनेशन के विड्रॉल के लास्ट डे के टाइम ख़त्म होने के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत नहीं इख्तियार करता। ख्वाजा बिलाल अहमद ने उस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की, तब मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने अपने तमाम उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था और उम्मीदवार भी अपने अपने नॉमिनेशन डाल दिए थे। तो इससे आपको ये बात का जवाब मिल गया कि ये सियासत नहीं है, यकीनन ये एक कौम की खिदमत है। अगर आप अब सवाल करेंगे कि ये कौम की खिदमत कैसे है, देखिए, आज मैं जिस पॉलिटिकल पार्टी में था, कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी में, जिस पार्टी में मैं था, तो उस पार्टी के अंदर आज कोई एक ऐसा आदमी है ही नहीं। और पॉलिटिकल पार्टी के पास, हमारी कांग्रेस के पास, ना कोई उनके पास एक स्ट्रैटेजी है, ना कोई प्लान है कि वो पुराने शहर में और GHMC में बीजेपी को रोकने का क्या उनके पास प्लान है। अगर आप पूछेंगे तो उनके पास आपको कोई जवाब ही नहीं है। इसलिए जवाब नहीं है क्योंकि ख़ुद कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इस मर्तबा पुराना शहर हो या नया शहर हो, वहाँ से भाजपा की ज़्यादा से ज़्यादा सीटें कामयाब हो। ये कांग्रेस की सोच है। अगर कांग्रेस की ये सोच नहीं होती तो कांग्रेस बड़ी शिद्दत से भाजपा का मुकाबला करने के लिए जो है पुराने शहर में मैदान अमल में उतरती थी। ये लोग नहीं करते। वो तो आपके भरोसे पे थे कि आप और जनाब गौस साहब एक मजबूत कैंडिडेट है, कैडर डालेंगे, फिर आपने एकदम उन्हें धोखा दे दिया। अरे, ये हमारे भरोसे कैसे हो सकते? क्या कांग्रेस पार्टी क्या हमारी उम्र की है? कांग्रेस पार्टी तो 120 साल पुरानी है, वो हमारे भरोसे कैसे हो सकते? हम तो उनके पास 2 साल से थे। गौस भाई शायद 4-5 साल अपनी ज़िंदगी गुजारे हैं वहाँ पे। मैं तो बमुश्किल 2 साल कांग्रेस पार्टी में था। तो वो अचानक हम पे कैसा भरोसा कर लिए कि हम उनको जिता के ला के देंगे? अरे, आपके पास ना स्ट्रैटेजी है, ना आपके पास कैडर है, ना आप काम करने लायक है, ना आपकी वो हैसियत है, ना आपकी वो औकात है। जब आप कुछ नहीं कर सकते, अब इल्ज़ाम हम पे डालते हैं कि धोखा दे के चले गए। ये बात गलत है। अपनी कमियां छुपाने के लिए किसी पे इल्ज़ाम लगाना ये गलत बात है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। इनके पास तो कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। आप बताइए ना, पुराने शहर में आपने मुसलमानों का मैनिफेस्टो में क्या ऐलान किया? आप कितने पुराने शहर में मुसलमानों को टिकट दिए? हैदराबाद पार्लियामेंट्री इलेक्शन की जो कमेटी बैठी है, सिलेक्शन कमेटी, उसमें कितने मुसलमान हैं? आपने क्यों जंगम मेट के अंदर, जहाँ पर 80% मुसलमान हैं, वहाँ पर क्यों आप एक हिंदू कैंडिडेट देते हैं? इन सवालों का जवाब कांग्रेस पार्टी नहीं दे पाएगी। ये इनकी तासुबियत, ये इनका जहर बताता है कि ये लोग मुसलमानों से नफरत करते हैं। मैं वाज़ेह तौर पे खुल के कहना चाहता हूँ, ये लोग मुसलमानों से नफरत करते हैं और इनका मकसद सिर्फ ये है कि मुसलमानों के अंदर एक इंतशार बर्पा करें। आप बताइए, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में लाके सिटिंग कॉरपोरेटर बड़ी मुश्किल से कुरमागुड़े का एक मुसलमान कुरमागुड़े से जीत के आता है। कांग्रेस पार्टी को क्या ज़रूरत है वहाँ लेके जाके मुसलमान को डाले? क्या जरूरत है कांग्रेस पार्टी को वहां मुस्लिम कैंडिडेट बना के ठहराए? आप जाओ ना भाई, आप जाके गोशा महल में, आप बीजेपी के खिलाफ में आप कांग्रेस स्ट्रांग कैंडिडेट्स को डाल सकती है, वहां नहीं डालते। तो आपका ये कहना है कि कांग्रेस यहाँ पर वोट काट रही है? हकीकतन आपने साबिक़ा में भी ये इल्ज़ाम मजलिस पर लगाया था। देखिए, अब मैं आपको यही बात की स्ट्रैटेजी मैं आपको, अब जैसे आपका सवाल है उस पर समझाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी 2015 की GHMC के जब इलेक्शंस हुए हैं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 3 सीट्स पे कामयाब हुई थी 2015 के GHMC इलेक्शंस में। आज
2020 आते आते उनकी हिम्मत, उनकी जुर्रत इतनी हो गई कि वो 75 सीट का ऐलान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेयर हमारा बना लेंगे, डिप्टी मेयर हमारा बना लेंगे। हैदराबाद हिंदुस्तान के अंदर एक मुनफरिद पहचान रखता है। हैदराबाद की ये पहचान है कि हैदराबाद की बल्दिया पे हमेशा मुसलमानों का कब्जा रहा। 1986 की तारीख रही, साला 1986 में मुसलमानों का वहाँ पर जो है कब्ज़ा रहा, 2002 में मुसलमानों का कब्ज़ा रहा, 2009 में मुसलमानों का कब्ज़ा रहा। इस बात को बर्दाश्त करने में आज किसी के पास ताकत नहीं है बातें सुन के बर्दाश्त करने की। अब जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों को कॉरपोरेटर बनाने के लिए जिद्दोजहद कर रही है, जब उनकी कोशिशें हैं, तो कांग्रेस इन मुसलमानों को हराने के लिए मुस्लिम दावेदारों को इस्तेमाल करते हैं। हम जैसे लोगों को लेके जाके वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, हमारा काम का इस्तेमाल कर कर वहाँ पर मुसलमानों का एक स्टेज दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनका मकसद यही होता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हरा दे और भारतीय जनता पार्टी को जिता दे। आप मुझे सवाल का जवाब दीजिएगा। हाल ही में मैंने आपकी एक वीडियो में देखा है, पवन कल्याण भारतीय जनता पार्टी का ऐलान करता है तायीद का, उस पर कोई सवाल नहीं करता। आप बताइए, बंडा कार्तिका रेड्डी साबिका मेयर कांग्रेस की, सीनियर लीडर एआईसीसी की जनरल सेक्रेटरी बंडा कार्तिका रेड्डी, हैदराबाद की 2009 से लेकर 2012 तक वो मेयर रही, वो भाजपा में ज्वाइन होती है, उस पर कोई सवाल नहीं होता है। इनके पास तब्दील हो गए तो कुछ नहीं है। एक मुसलमान अपनी मुसलमान की जमात में आ गया तो उस पर इल्ज़ामात खड़े कर देते हैं, उसको डोगरा के नाम से पुकारा जाता है, उसको गद्दार के नाम से पुकारा जाता है, उसको मुनाफिक के नाम से पुकारा जाता है, उसको धोखेबाज के नाम से पुकारा जाता है। मैं धोखेबाज नहीं हूँ। अगर मैं 4 मुसलमानों के साथ रह के मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहा हूँ तो यकीनन मुझे आप धोखेबाज पुकारिए, आपके धोखेबाजी मुझे मंजूर है। लेकिन आपको भी अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी मुसलमानों का मैनिफेस्टो में क्या आपने कहा? पुराने शहर के लिए कांग्रेस के पास क्या मैनिफेस्टो है? क्या ऐलान किया कि पुराने शहर के मुसलमानों को क्या देंगे? क्यों नहीं देंगे भाई? क्या हम सिर्फ मुसलमान आपका वोट बैंक है? क्यों बनाए? यही तो कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी है। कांग्रेस पार्टी बार बार मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की नज़र से देखती है। हमारे आपके पास, आप वोट दे दो, हमारे को जिता दो, हम कुछ भी कर लेते। ये नहीं होने वाला है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सोच यही है कि वोट भी हमारा, राज भी हमारा। मैं उनकी आइडियोलॉजी से, उनकी पॉलिटिकल थॉट से, मैं कांग्रेस के, देखिए दूर के ढोल बहुत सुहाने दिखते हैं। मैं दूर से बैठ के कांग्रेस को बहुत अच्छे सुहाने ढोल समझा था, यकीनन मैं गलत था। लेकिन जब मैं कांग्रेस की बड़ी कमांड कमेटी में बैठा, उसके बाद इनके फैसलों को देखा, तो मैं यकीनन इस बात से समझ गया कि ये मुसलमानों की हमदर्दी है, ये सिर्फ मुसलमानों को एक वोट बैंक की नज़र से देखते हैं। ये बात गलत है, ये बात गलत है। अब मैं कांग्रेस के खिलाफ बोल रहा हूं तो कुछ मुसलमानों को तकलीफ हो जाएगी। मैं कह रहा हूं कि भाई वक्त और हालात का तकाजा है। आप भाजपा की मुखालिफ, आप भाजपा का मुकाबला करना, वो आपकी हैसियत, आपकी औकात नहीं है। आपसे मुराद कांग्रेस की नहीं है। तो मैं बाहैसियती एक हैदराबादी मुसलमान, मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है? मैं क्या करना चाहिए? क्या मैं उनके साथ है कि मेरी कौम और मिल्लत की तबाही देखते बैठूं, या फिर मैं मेरी क़यादत से जुड़ जाऊं? और मैं मेरी क़यादत से जुड़ा तो उसमें गलत बात क्या है? उसमें क्या गलती क्या है? मैं अगर मेरी क़यादत के साथ जुड़ के मैं मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करता हूं तो उसमें गलत क्या है? मैंने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से सेक्रेटरीट की मस्जिद के बारे में पूछा। जब मैंने 45 मिनट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से कहा तो उन्होंने कहा कि मियाँ, यह मसले पर बराबर सिर्फ मैं नहीं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हर अरकान इसके ऊपर एहतजाज करना चाहिए कि मस्जिद की क्यों शहादत के ऊपर क्यों खामोश है। आप बताइए, ये बातें का आज हम कह दें तो हमको लोग जो है मुनाफिक के नाम से पुकारते हैं, गद्दार के नाम से पुकारते हैं। क्या करना चाहिए ऐसे हालात में? क्या हम शहर हैदराबाद के अंदर भाजपा का मेयर देखें? क्या हम शहर हैदराबाद के अंदर भाजपा का डिप्टी मेयर देखें? अल्लाह ना करे ऐसा वक्त कभी आए। लेकिन अगर आज मेरे जैसे लोग अगर कांग्रेस में, इसके बावजूद, इतनी सियासी समझ रखने के बावजूद भी अगर मेरे कुछ कांग्रेसी भाई अगर इस वक्त कांग्रेस में बैठे हैं, तो यकीन मानिएगा ये मेरी आने वाली नस्ल के लिए नुकसान होगा, ये मेरे आने वाली मेरी कौम के लिए नुकसान होगा। ये भाजपा का कानून, कैसे कानून? एक इलेक्शन में खाली इनकी थोड़ी सी दबाका का एक बाई इलेक्शन जीतते हैं, तो बाई इलेक्शन जीतने के बाद इन लोगों के अज़ाइम इतने बढ़ गए कि हैदराबाद का नाम भाग्यनगर रखने का ऐलान करें। इस पे सब खामोश है। हैदराबाद का नाम भाग्यनगर रखने पर कांग्रेस क्यों खामोश है? क्यों खामोश है? क्या यह सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की लड़ाई है?
कांग्रेस के मुसलमान क्यों खामोश बैठे हैं? भाग्यनगर का नाम तब्दील करने का जब भाजपा का स्टेट प्रेसिडेंट ऐलान करता है, कांग्रेस में बैठने वाले पूरे मुसलमान खामोश है। उतरो सड़कों पे कांग्रेसी मुसलमान, करो एहतजाज उस भाजपा के ऐलान के खिलाफ। नहीं कर पाएंगे, उन्होंने नहीं कर सकते। इसलिए हम जैसे मुसलमानों को बिखरने से बेहतर है कि हम जैसे मुसलमान एक ताकत से जुड़ जाए। वो ताकत का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, वो ताकत का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी साहब है। हमको उनके साथ जुड़कर अपने मसाइल को हल करना पड़ेगा। यकीनन मैं ये नहीं कहता हूं कि हमने बहुत कुछ किया, हम में भी बहुत सी कमियां हैं, हमने भी बहुत गलतियां की है। गलतियों का मुहासबा गलती करने के बाद मालूम होता है। गलतियों का मुहासबा गलती करने से पहले किसी को पता नहीं चलता। मैं गलती किया तो मुझे मालूम है कि गलती की सज़ा क्या हो सकती है। मुझे जब मैंने गलती की तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरी गलती से मेरी कौम और मिल्लत का क्या नुकसान हो सकता है। उस नुकसान से मैं दूर रहने के लिए, मेरी आने वाली नस्ल को मैं आसान राह बनाने के लिए आज मैं मुस्लिम क़यादत के साथ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ, बैरिस्टर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के साथ मैं बड़ी ईमानदारी से, और मैं BNN चैनल के ज़रिए बात कहना चाहता हूं, मैं आपके चैनल के ज़रिए बात कहना चाहता हूं। मैं शुक्रगुजार हूं आपके चैनल का कि आपके चैनल की नाजरीन ने ख्वाजा बिलाल को ख्वाजा बिलाल बनाया। मैं आपका यकीनन ही बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं देखता हूं कि कुछ वीडियोस मेरे पेज पे भी नहीं चलते, उससे ज़्यादा माशाल्लाह आपके पेज पे मेरे वीडियोस चलते हैं, इसलिए काबिल मुबारकबाद है। मैं आपके चैनल के ज़रिए आपके नाजरीन को ये बात कहना चाहता हूँ कि इस वक्त हमको आपसी छोटी छोटी रंजिशें, आपसी छोटी छोटी नाइत्तेफाकियों को भुलाना होगा। भुलाकर हमको आने वाला जो कल हमारे सामने, जो एक ऐसा कल नज़र आ रहा है जिसमें हमारा जो है आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब होते हुए नज़र आ रहा है, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को ताकत बख्शने की ज़रूरत है इस वक्त। क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं बिहार इलेक्शन में आप इस्तेमाल हुए हैं, जिसकी वजह से आपका जहन बदला है? देखिए, बिहार इलेक्शन में अगर आरजेडी वहाँ पर हारी है बिहार में, तो मैं वाज़े तौर पे कह दूँ आरजेडी कांग्रेस की वजह से हारी है। कांग्रेस 70 सीट वहाँ पर लेती है और उसमें से 19 सीट कामयाब होती है। इसलिए अगर कांग्रेस 19 की जगह 29 ला लेती तो भाजपा की हुकूमत नहीं बनती। आप में इतनी हिम्मत नहीं है, मैं बार बार यही तो कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी में इस वक्त इतनी हिम्मत नहीं है कि भाजपा का मुकाबला करे। तो जब आप नहीं कर सकते तो हम मुसलमानों को कर लेने दो। जब आप मुसलमानों के सिर्फ वोटों का इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम मुसलमान एक होना चाहिए। मैं अभी अपनी बात को वही कह रहा था कि इस वक्त हमको आपसी रंजिशें, आपसी शिकायतें, आपसी नाइत्तेफाकी को भुलाकर इन तमाम मुसलमानों को एक होना चाहिए, चाहे वो मुसलमान किसी भी सियासी जमात में होंगे। इस वक्त भाजपा के मुकाबले में एक बड़े शैतान से लड़ने के लिए हम पूरे तेलंगाना, हैदराबाद के मुसलमानों को एक होना है। और जब तक हम एक नहीं होंगे, हम जब तक आपसी नाइत्तेफाकी दूर नहीं करेंगे, मैं नहीं समझता कि हम भाजपा का मुकाबला करेंगे। भूपेंद्र यादव, एक आखिरी बात मैं आपके चैनल के जरिए कहना चाहता हूँ, भूपेंद्र यादव को GHMC का इंचार्ज बनाया गया है। भूपेंद्र यादव कौन है? भाजपा का नेशनल सेक्रेटरी, भाजपा का राजस्थान का इंचार्ज, भाजपा का बिहार का इंचार्ज, नेक्स्ट टू अमित शाह। भाजपा में जो नेक्स्ट टू अमित शाह की पोजीशन रखता है वो है भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव को GHMC में लाकर मुकाबला के लिए, मजलिस को हराने के लिए, कांग्रेस तो बीजेपी को रोकने के मौकूफ में नहीं है, मजलिस को हराने के लिए लाकर आज हमारे सामने खड़ा कर देते हैं। एक छोटा सा इलेक्शन है, कॉरपोरेशन इलेक्शन है, उसके अंदर आप भूपेंद्र यादव को लाके हमारे मुकाबले में खड़ा कर रहे हैं। और हम मुसलमान बिखरे हुए हैं, कुछ मुसलमान गांधी भवन में बैठे हैं, कुछ मुसलमान यहाँ बैठे हैं, कुछ मुसलमान चंचलगुड़े पे बैठे हैं। गलत है ये गांधी भवन के मुसलमान या चंचलगुड़े के मुसलमान और दारुसलाम के मुसलमान एक होने की ज़रूरत है भाई। मैं तो निकल के आ गया दारुसलाम, मैं जो दूसरी जगह बैठे चंचलगुड़े के भाइयों से भी अपील कर रहा हूँ कि आप भी आ जाओ, खिस्सा ख़त्म करो, मुसलमानों की ताकत बख्श डालो, बात ख़त्म। हम आपस में जो नाइत्तेफाकी है आपस में बैठ के बात करते हैं, सिंपल सी बात। साबिक़ा में जो इख्तिलाफात थे आपके, आप जमात छोड़ के गए थे MIM, क्या वो अब दूर हो चुकी है? देखिए, मेरी जमात छोड़ने की जो आइडियोलॉजी है वो मेरी आइडियोलॉजी भाजपा से खिलाफ लड़ने की आइडियोलॉजी है। आज मैं कांग्रेस में हूँ और मेरी आइडियोलॉजी वही है कि कांग्रेस उस मौक़िफ़ में नहीं है भाजपा से लड़ने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि मैं आज अपनी उसी आइडियोलॉजी पर टिका हूँ। मेरा मकसद सिर्फ भाजपा को हराना है, मेरा मकसद सिर्फ भाजपा को रोकना है। और भाजपा को रोकने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से बड़ी शख्सियत आज हैदराबाद में, हिंदुस्तान में नहीं मिलेगी आपको। आज
बिहार उनकी आवाज़ सुनने के लिए तड़प रहा है, महाराष्ट्र उनकी आवाज़ सुनने के लिए तड़प रहा है, आज उत्तर प्रदेश उनकी आवाज़ सुनने के लिए तड़प रहा है, आज हैदराबाद का मुसलमान उनकी आवाज़ सुनने के लिए तड़प रहा है। और जब वो आवाज़ उठती है तो पार्लियामेंट गूंज उठता है। ट्रिपल तलाक के मामले में आपकी टीआरएस, तेलंगाना की जो हुकूमत है, टीआरएस के 19 एमपी ने किसका साथ दिया? किसका साथ दिया भाई? भाजपा का साथ दिया। कौन लड़े हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में ट्रिपल तलाक के लिए? एक असदुद्दीन अवैसी साहब ही बोले। अब ये बातें हम बोलते हैं तो लोग बोलते हैं देखो कितना बदल गया, बयानात देखो से कितनी तब्दील हो गए। ये लोगों का कहना हो जाएगा, लेकिन इसकी परवाह नहीं है। हम कौम और मिल्लत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बात करेंगे और कौम और मिल्लत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो बयान करना चाहिए, जो हक़ाइक़ अवाम के सामने रखना चाहिए, यकीनन रखेंगे। वो हम बराबर अपना काम करेंगे। बिलाल साहब, अब आगे क्या एक्टिविटीज़ या क्या स्ट्रैटेजीज आपकी? यकीनन सदर साहब का हुक्म हुआ मेरे लिए, 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज 2 वार्ड्स के लिए जो है सदर साहब ने मुझे हुक्म दिया है। और वहाँ पर भाजपा जो है सेकंड पोजीशन पे है। 15 साल पहले, 10 साल पहले भी एक जीएचएमसी के इलेक्शंस हुए थे, वहाँ से भाजपा जीती थी एक मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद दोबारा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2014-15 के बल्दिया इलेक्शंस में वहाँ पर जीती थी। और बड़ी बसरत फील करता हूँ कि 2009 में मैं इंचार्ज नहीं था वहाँ पर, लेकिन 2015 में मैं इंचार्ज था और भाजपा हारी थी। कुरमागुड़े से मुराद है मेरी। और इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा भी सदर साहब ने मुझे कुरमागुड़े की ज़िम्मेदारी दी है। आज सुबह से मैं कुरमागुड़े के हलक़े में था और कल भी रहूँगा। ये बड़ी बड़ी बातें करने वालों को इंशाअल्लाह कुरमागुड़े की गलियाँ तंग पड़ जाएंगी इलेक्शन के दिन इंशाअल्लाह। और ख़बरें ये भी गश्त कर रही है, जैसे अफवाह का है या आप ही क्लैरिफाई कर दीजिए कि बंगाल चुनाव में आप और गौस साहब ज़िम्मेदार बनकर, सिपहसालार बनकर जा रहे हैं मजलिस के। सदर साहब का अगर हुक्म होगा बंगाल जाने के लिए तो जाएंगे, अगर सदर साहब का हुक्म नहीं होगा हैदराबाद में बैठने के लिए तो हैदराबाद में बैठेंगे। आपको मैं बता दूं, मैं जब जमात में था, इससे पहले जब जमात में था, सदर साहब ने मुझे महाराष्ट्र की ज़िम्मेदारी दी, मैं बखूबी निभाया। उसके बाद उससे पहले सदर साहब ने मुझे बिहार की भी ज़िम्मेदारी दी थी, मैंने उसको बखूबी निभाया। सदर साहब ने मुझे यूपी की ज़िम्मेदारी दी थी, मैंने उसको बखूबी निभाया। अगर सदर साहब कहते हैं इस मरतबा जाने के लिए तो बराबर जाऊँगा, उनकी बात का इनकार नहीं किया जाएगा। अब और एक सवाल जो हमारी पब्लिक जानना चाहती है कि ख्वाजा बिलाल को बुलाया गया है या ख्वाजा बिलाल खुद से आए? ख्वाजा बिलाल को अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ है और अल्लाह के कहने के मुताबिक और अल्लाह के दिए हुए फैसले के मुताबिक ख्वाजा बिलाल ने पहुंच गया। और एक आखिरी सवाल कि हम साबिक़ा में हम देखते हैं आपको कि आप कोई चीज़ के बारे में आवाज़ उठाते रहते हैं जी। क्या अब मजलिस में वापस आने के बाद भी ख्वाजा बिलाल अपना वही सिलसिला जारी रखेंगे या दबाव में बंद कर देंगे? अब बहुत अच्छा सवाल आपका। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से मैंने पूछा कि साहब मैं आ गया, मैं क्या करूं, क्या हुक्म है आपका? तो साहब ने वाज़े तौर पे कहा है मुझे कि बिलाल तुम्हारी आवाज़, तुम्हारे लहजे, तुम्हारी बातों में कमी ज़री भी नहीं आना। आज मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम और शिद्दत से जो चीज़ों को तुम मुतालबात करते थे उस मुतालबात को करते रहिए। मुझे कहीं पे पाबंदी नहीं लगाई गई। ये बातें कहने वाले कहते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अब बड़ी आवाज़ के साथ एक छोटी आवाज़ जुड़ने की कोशिश कर रही है, तो इंशाल्लाह आवाज़ में और ताकत आएगी। जी शुक्रिया हमसे बात करने का। ये थे हमारे साथ ख्वाजा बिलाल अहमद साहब, जिन्होंने मजलिस दोबारा से ज्वाइन की है और वो भी बीजेपी से मुकाबला करने के लिए। फहद बावज़ीर, BNN के लिए साइनिंग ऑफ।